हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फ्री पढ़ाई ट्री। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आई एम विजयश्री राठौर। मैं ऑलरेडी एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ आरपीएससी कैटेगरी के लिए एंड स्टिल वहाँ पे मैंने प्रीवियस मंथ्स के एमसीक्यूज़ कवर करे हैं। तो गाइज़ प्लीज़ वो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ओके, सो हम इस लेसन के अंदर बेसिकली कुछ डिटेल्स में भी बात करेंगे एंड सेकेंड थिंग इज़ हम लोग उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी करने की कोशिश करेंगे। सो द थिंग इज़ कि पहले कुछ डिटेल्स मेरे पास में अवेलेबल हैं, मैं वो आपको देने की कोशिश करी हूँ। अगर आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज देखने हैं, राजस्थान ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स एंड योगा, तो आप डिफेंस कैटेगरी, तो आप मेरे अनअकैडमी के इस लिंक पे जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो डेली डोज हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज़ का देख रहे हैं उनको देखिए और कोशिश करिए इन सारी चीज़ों को याद रखने की, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट ये अभी मैं आपको दो चार जो भी टॉपिक्स मेरे को अवेलेबल हुए हैं वो मैं आपको इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो दैट आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्चेस न्यू मोबाइल ऐप दैट इज़ नेशनल टेस्ट अभियान। जो यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री है ना, उसने एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभियान। अब बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसने एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च करी है नेशनल टेस्ट अभ्यास। और ये जो है वो ऐप जो डेवलप करी गई है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा डेवलप करी गई है। और ये जो एप्लीकेशन वो हेल्प करेगी कैंडिडेट्स को मॉक टेस्ट देने के लिए, आईआईटी जेईई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन इज powered by artificial intelligence and therefore the students will get instant results after taking the test। आप जैसे ही टेस्ट देंगे उसके बाद में आप लोगों को इमीडिएट जो है वो रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, मेन एम इस एप्लीकेशन का बेसिकली अभी लॉकडाउन के दौरान जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनमें स्टूडेंट्स की हेल्प करना है, ताकि आप अपना जो भी देख सकें रिज़ल्ट और अपनी परफॉर्मेंस। तो अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एचआरडी के, वो हैं रमेश पोखरियाल। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एससीआर डेवलप्स अ रेल बोट टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर टू कोविड पेशेंट्स। ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है ना, उसने एक रोबोटिक डिवाइस बनाई है जिसका नाम है रेल बोट। ठीक है, ये हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए बनाई गई है। ये यहाँ पे कोविड जो 19 है पेशेंट्स को हेल्प करेगी। अब हम इसकी आर बोट की कुछ इन्फॉर्मेशन यानी रेल बोट की कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेंगे कि जो आर बोट है वो मेडिसिन को सप्लाई करने में, मेडिकल एसेसरीज़ को सप्लाई करने में और जो भी पेशेंट्स हैं उनको फूड सप्लाई करने में हेल्प करेगी। ठीक है, ताकि जिससे कि किसी भी अदर जो भी अभी अफेक्ट हो रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स में देख रहे होंगे लोग काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं, ये इनमें भी इन्फेक्शंस आ रहे हैं कि वो सारा टाइम पेशेंट्स के पास में रहने की वजह से डॉक्टर्स भी हैं उनमें भी आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए कि वो डेंजर के कांटेक्ट में आने से बच जाएंगे। बेसिकली इसका उद्देश्य यही है। और ये सिंगुलर मोबाइल एप्लीकेशन है, इनोवेशन सपोर्टेड बाय वाईफाई फैसिलिटी। ठीक है, सेंसर बेस्ड फीचर्स इसमें दिए गए हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन्स में भी डिस्प्ले हो सकती है आपके। ठीक है, तो ये रेल बोट आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा साउथ सेंट्रल रेलवे जोन से है। और किस लिए डेवलप करी गई है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए डेवलप करी गई है, हेल्थ केयर टू कोविड पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लद्दाख बिकम्स कोविड-19 फ्री आफ्टर रिकवरी ऑल एक्टिव केसेस। यानी जो लद्दाख है वो कोविड-19 फ्री हो गया है। अभी सारे जो जितने भी एक्टिव केसेस थे वहाँ पे वो सब रिकवर हो चुके हैं। यूटी है अभी, लद्दाख हैज़ बिकम कोरोना वायरस फ्री एज अ रीजन, हैव नॉट रिपोर्टेड एनी फ्रेश केसेस। ठीक है, 3 मई के बाद में वहाँ पे फ्रेश केसेस नहीं आए हैं। ऑल्सो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हु आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन लेह डिस्ट्रिक्ट हैव रिकवर्ड फ्रॉम द डेडली डिजीज़। और जो केसेस थे वहाँ पे उनको भी रिकवर कर लिया गया है। टोटल 43 केसेस थे वहाँ पे रिपोर्ट हुए थे अभी तक। ठीक है, और उन सबको रिकवर कर लिया गया है। वहाँ के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, राधा कृष्ण मूर्ति हैं। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, नाम बहुत ही, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब हमारी जो सीरीज़ है वो यहाँ से MCQ सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश में श्रमिक स्पेशल बस चलाने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, यूपी, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है राजस्थान। अभी रिसेंटली ट्रेन की तर्ज के ऊपर स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, श्रमिक स्पेशल, तो वो इनिशिएटिव तो यहाँ पे हो नहीं सका, तो उन्होंने जो स्टेट ने है वो अपनी श्रमिक स्पेशल बस चलाई है, ताकि जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अपने स्टेट के अंदर पहुँचाया जा सके सेफली, ठीक है। तो ये राजस्थान का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोविड-19 को लेकर किस तरह की जांच के लिए WHO तैयार हुआ है? ऑप्शंस हैं, कोविड-19 के स्रोत की स्वतंत्र जांच, महामारी रोकने में WHO की भूमिका की जांच, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है सी, ए और बी, ये यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको थोड़ी कुछ डिटेल्स बता दूँ इसके बारे में, कि जो विश्व स्वास्थ्य सभा है यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसने भारत समेत दुनिया के करीब 120 देशों ने WHO के साथ ही चीन की घेराबंदी शुरू कर दी थी, और यूरोपीय यूनियन और भारत सहित कई देश ने WHO की भूमिका की जांच और वायरस के स्रोत का पता लगाने की मांग को लेकर WHO की प्रमुख संस्था विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक में प्रस्ताव पेश किया था। WHO के डायरेक्टर हमने कल पढ़े थे MCQs में, टेड्रोस घेब्रेयेसस ने ये कहा कि संगठन जल्द से जल्द स्वतंत्र जांच शुरू करेगा। हालांकि न तो प्रस्ताव में चीन का नाम है और न ही WHO के जांच के ऐलान में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश का बचाव किया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के किसी भी प्रस्ताव का अब तक विरोध करने वाला चीन दबाव के आगे झुकते हुए यूरोपीय यूनियन द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र के दौरान भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? 4 ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह। इसका आंसर होगा यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन, ओके। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की एक निर्णय लेने वाली संस्था है। पहली बार इस सत्र, ये जो सेशन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है, और वैसे हर साल जो है एवरी ईयर ये जो सेशन है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट बात करेंगे, रेलवे ने भारत के सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर का मेड इन इंडिया इंजन वेग 12 नंबर है उसका 60027 को 19 मार्च को चलाया था। ऐसा करने वाला ये इंडिया का कौन सा देश बन गया है? 3rd, 4th, 5th या 6th? तो इसका आंसर है 6th कंट्री बन गया है। बेसिकली ये ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बरवाडीह तक गई है और इसमें 118 वैगन जुड़े हुए थे। इंडिया के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत दुनिया का 6th ऐसा कंट्री है जो स्वदेश में ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले देशों के क्लब में शामिल हो गया है। इसका निर्माण मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री में हुआ था और इसके निर्माण की परियोजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। इंजन के प्रारूप की डिलीवरी मार्च 2018 में की गई थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2018 को परियोजना का उद्घाटन किया था। बाद में डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस हुए थे, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेपाल ने अपने जो मैप है उसमें भारत के किस हिस्से को शामिल दिखाया है? 3 आपको जगह बताइए, काला पानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा या इन तीनों को ही, ठीक है। तो इसका आंसर है इन तीनों को ही। नेपाल के नए नक्शे में नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बदलाव को दिखाया गया है बेसिकली। दरअसल भारत में 8 मई को लिपुलेक धाराचूला मार्ग का उद्घाटन किया गया था और नेपाल ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए आपत्ति जताई थी। उनका दावा था कि महाकाली नदी के पूर्व का पूरा इलाका नेपाल सीमा में आता है, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि लिपुलेक भारत की सीमा क्षेत्र में है। लिपुलेक मार्ग से पहले भी मानसरोवर यात्रा होती रही है।
और भारत ने नवंबर 2019 में अपना जो है वो मैप जारी किया था, जिसमें नया राजनीतिक मैप जारी किया था। काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख जो है वो भारत के एरिया में बताया, और नेपाल ने इस पर कंट्रोवर्सी दिखाई है। ये बेसिकली काफ़ी टाइम पुराना विवाद है, और हुआ ये कि नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1816 में एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद सुगोली समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। नेपाल का ये दावा है कि सुगोली समझौते के आधार पर मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल के अधिकार में चला गया था, और इस भाग को नेपाल में पूर्वी तराई और मिथिला कहा जाता है। इसमें काली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा में दिखाया गया है। इसके आधार पर ही नेपाल लिपुलेख और अन्य 3 क्षेत्र अपने पास होने का दावा करते हैं। समझौते के कारण भारत नेपाल के 54 स्थानों पर अब भी सीमा विवाद है, जिसमें कालापानी, लिपियाधुरा, सुस्ता, मेची क्षेत्र, टक्कनपुर, संदकपुर, पशुपति नगर और हिलथोरी नामक की जो प्लेसेस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। नेपाल का नया नक्शा जारी करने के एक दिन बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में भारत पर सिंहमेव जयते का तंज कसा था। ओली के इशारों में भारत पर ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया और कहा कि भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है या सिंहमेव जयते। ओली कहना चाहते थे कि भारत सत्य की जीत चाहता है या सिंह यानी ताकत की जीत चाहता है। उनके स्टेटमेंट्स थे बेसिकली ये। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये मैंने सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर दी है ओरली, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का लाइसेंस रद्द किया है? 14, 10, 13 और 12। तो इसमें ये है कि इन्होंने रद्द किए हैं 14 लाइसेंस टोटल। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45I के सेक्शन A के नियमों के अनुसार काम नहीं करने के उसमें इन सबको रद्द किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे, कोविड-19 महामारी के बीच बिना दर्शकों के कौन सा पहला यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ? फ्रेंच लीग 1, इटालियन सीरीज ए, बुंदेसलीगा, स्पेनिश लॉ लीगा। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है। तो इन चारों में से जो इसका आंसर है वो है बुंदेसलीगा। ओके, जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा, 16 मई से शुरू हुई है और कोरोना वायरस के बाद बहाल होने वाली ये पहली यूरोपियन लीग है। हालांकि मैच के दौरान स्टेडियम खाली होंगे, सिर्फ खिलाड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ें और रेफरी की सीटी ही सुनाई देगी। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों को क्वारंटाइन रखा गया है। बुंडेसलीगा जर्मनी का लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है और इसकी जो स्थापना है 1963 में हुई थी। टोटल 18 टीमें हिस्सा लेंगी यहाँ पे। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में 15 मई को कौन सा युद्धपोत शामिल किया गया था? INS CUL 55, 56, 57 या 58? तो 57 को शामिल किया गया था। पूरा नाम है इसका इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। ओके, बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर, कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमान ने 15 मई को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में INLL CUL 57 कमीशन किया। ये जहाज भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वर्ग है। सार्वजनिक क्षेत्र के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा जहाज को स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। इसका काम जहाज से किनारे तक मुख्य युद्धक टैंक और वाहन या फिर कोई सैनिक या उपकरण परिवहन की तैनाती करना है बेसिकली। ठीक है, बचाव, आपदा राहत कार्यों, आपूर्ति के उद्देश्य से इसे तैनात किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? यहाँ पे तो इन्होंने 400 करोड़ की मंजूरी दी है बेसिकली। और डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों को सस्ती जांच सुविधा के साथ साथ उनके हथियारों को डिज़ाइन करने के लिए मंजूरी दी गई है। DTIS योजना को बहुत छोटे लघु उद्योगों यानी MSME और स्टार्टअप के स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्रों के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है।
इस योजना के तहत 5 वर्ष में निजी उद्योगों के साथ 6 से 8 टेस्ट सुविधाओं की स्थापना होंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आप बाकी के इससे प्रीवियस वाले 18, 19 को भी देख सकते हैं। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।